दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बेसिकली आईएमएफ को कवर करेंगे। यूपीएससी पर्सपेक्टिव से जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कुछ कुछ एरियाज है यूपीएससी के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में भी जिससे यूपीएससी बार बार क्वेश्चन पूछता है। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर मैं सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में कहूँ दैट इज आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। हर साल हर 2-3 साल में क्वेश्चन आता ही आता है। आपका वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, तो ये सब टॉपिक्स को आपको बहुत डीप में जाकर के पढ़ना होगा। अब बस बेसिक बेसिक पढ़ने से कि हेडक्वार्टर कहाँ पे है, करंट अफेयर्स में क्या क्या चीज़ें आ रही है, बस उससे काम नहीं चल रहा है। इन सब ऑर्गेनाइजेशंस को ज़्यादा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है भी नहीं, 10-12 होते हैं टोटल। अगर उसे आप टोटल ढंग से अच्छे तरीके से पढ़ ले तो आपका 2-4 नंबर हर बार फिक्स है। क्योंकि हर बार कभी G20 के बारे में यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछ लिया, AIIB के बारे में ऑलरेडी यूपीएससी ने पूछ लिया, WTO के बारे में यूपीएससी पूछते रहता है, तो ब्रिक्स के बारे में यूपीएससी ने पूछ लिया। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाला जो सेक्शन है वो हमें बहुत अच्छे से डीप में पढ़ना होता है। तो आईएमएफ के बारे में हमें क्या पढ़ना है बेसिकली कि आईएमएफ जो है उसका इंडिया फाउंडिंग मेंबर है, पता होना चाहिए। देखिए 1944 में ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुआ था जिससे दो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस निकल करके आए थे, एक था वर्ल्ड बैंक और दूसरा था आपका आईएमएफ। ठीक है, तो उस टाइम पे इंडिया फाउंडिंग मेंबर था, तो ये आपको पता होना चाहिए। आईएमएफ का हेडक्वार्टर इसका वॉशिंगटन में। गवर्नेंस स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो होता है आईएमएफ का, उसमें एक गवर्नर होते हैं और एक ऑल्टरनेटिव गवर्नर होते हैं। याद रखिएगा जो गवर्नर होते हैं आईएमएफ के, वो गवर्नर जो होते हैं वो हर एक कंट्री के जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जैसे इंडिया के टर्म्स में बता रहा हूँ, तो जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन आने वाले टाइम पे कौन रहेंगे उस टाइम के हिसाब से अपडेट कर लीजिएगा डेटा। तो वो गवर्नर के रूप में जाते हैं आईएमएफ में। और ऑल्टरनेटिव गवर्नर जो होता है वो आपका जो जैसे इंडिया के केस में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसके जो गवर्नर है वो ऑल्टरनेटिव गवर्नर के रूप में जाते हैं। सेम चीज़ अगर दूसरे कंट्री के रूप में देखा जाए तो मान लीजिए चाइना से अगर कोई जा रहा है तो वहाँ पे पीपल्स बैंक ऑफ चाइना है, तो वहाँ के जो गवर्नर होंगे वो जाएंगे। मान लीजिए अगर मैं यूएसए का बात करूँ तो वहाँ पे फेडरल रिजर्व है, तो फेडरल रिजर्व जो है वो आपका आरबीआई है काइंड ऑफ अमेरिका का, तो वहाँ के जो ऑल्टरनेटिव गवर्नर होंगे वो ऑल्टरनेटिव गवर्नर बन करके जाएंगे। तो याद रखिएगा गवर्नर जो होता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इंडिया के केस में, और ऑल्टरनेटिव गवर्नर आरबीआई के जो गवर्नर होंगे वो बन करके जाते हैं बोर्ड ऑफ गवर्नर आईएमएफ का। आईएमएफ का मिनिस्ट्रियल कमेटी के बारे में पढ़ेंगे तो बेसिकली दो इसके अंदर में होती हैं, एक होता है आईएमएफसी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का कमेटी और दूसरा होता है डेवलपमेंट कमेटी। तो आईएमएफसी में जो बेसिकली वर्ल्ड बैंक है वो ऑब्जर्वर है और डेवलपमेंट कमेटी में वर्ल्ड बैंक इज ए मेंबर, ये बात पता होना चाहिए। यूपीएससी ने ये पूछा था, ठीक है, ये फैक्ट ऑलरेडी यूपीएससी में कवर हुआ था, अभी हम लोग देखेंगे आने वाले क्वेश्चंस में। देखिए आईएमएफ का रोल्स का हम लोग को पता होना चाहिए कि आईएमएफ का जो बेसिकली पर्पस होता है वो होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट को मेंटेन करना। कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो क्राइसिस होता है, कंट्रीज अपना जब बैलेंस ऑफ पेमेंट को मेंटेन नहीं कर पाती है तो उस टाइम पे आईएमएफ लोन प्रोवाइड करता है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करता है, बेसिकली हर तरीके के लोन प्रोवाइड करता है ताकि कंट्रीज अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट को मेंटेन कर सके। मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म को प्रिवेंट करना भी आईएमएफ का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है, पता होना चाहिए। यूपीएससी स्टेटमेंट में फ्रेम करके दे सकता है कि इसमें से कौन कौन से फंक्शंस आईएमएफ के हैं, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट चीज़ों को आपको एज इट इज़ पता होना चाहिए कि क्या क्या इंपॉर्टेंट फंक्शंस आईएमएफ के हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट फंक्शंस आईएमएफ के नहीं है, तो आप इसे अच्छे से पढ़िएगा। इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करना, एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी को रिड्यूस करना, ये सब सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं आईएमएफ के। अच्छा, एसडीआर के बारे में आपको पता होना चाहिए, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। तो एसडीआर जो है वो आईएमएफ का ओन आर्टिफिशियल करेंसी यूनिट है, ये बात पता होना चाहिए, ठीक है, कि आईएमएफ का खुद का ओन आर्टिफिशियल करेंसी यूनिट है। इसे क्रिएट किया गया था 1969 में, मतलब आईएमएफ बना आपका 1944 में, उसके करीबन 25 साल के बाद में इन द ईयर 1969 आपका एसडीआर जो है उसे बेसिकली बनाया गया था। इंटरनेशनल रिजर्व एसेट है, जो कि अभी मैंने आपको बताया। अच्छा, एक एक पॉइंट ध्यान रखिएगा कि आई ये जो आपका एसडीआर, इट इज नीदर अ करेंसी नॉर ए क्लेम ऑन आईएमएफ। करेंसी नहीं है कि आप नॉर्मली बेसिकली उसे डेली मतलब डेली आप उसे रुपए में खरीद रहे हैं, बिक्री कर रहे हैं, ठीक है, आप उसे नहीं कर सकते हैं, वो कोई करेंसी नहीं है। एसडीआर इज नॉट अ करेंसी, बात पता होना चाहिए। यूपीएससी एग्जाम में पूछ सकता है कि एसडीआर इज अ करेंसी, नहीं, एसडीआर इज नॉट अ करेंसी, बट इट कैन बी एक्सचेंज फॉर नेशनल करेंसीज, ये बात पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, यूएस डॉलर, एसडीआर में टोटल 5 करेंसीज आते हैं, पांचों का नाम आपको एज इट इज पता होना चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए किसका वेटेज किस हिसाब से, किसका वेटेज ज़्यादा है किसका वेटेज कम है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो सबसे ज़्यादा वेटेज आपका डॉलर का आता है, यूरो, फिर चाइनीज का रेनमिनबी और जापानीज येन, पाउंड, ठीक है। तो ये 5 करेंसीज मिला करके आपके एसडीआर में आते हैं, एग्जैक्टली पता होना चाहिए। एमसीक्यूज में किसी भी तरीके से यूपीएससी पूछ सकता है क्वेश्चन, तो ये एसडीआर के बारे में आपको पता होना चाहिए। एक ट्रिक इसके लिए मैंने बना करके रखा है, डेर वाईपी करके, मैं याद रखता हूँ इसे, DER, डेर वाईपी, ठीक है, यंग प्रोफेशनल ऐसे करके कुछ याद कर सकते हैं आप, डेर वाईपी। तो डी मतलब डॉलर हो गया, फिर यूरो आता है, आर मतलब रेनमिनबी, फिर आपका वाई मतलब हो गया येन, और पी मतलब हो गया पाउंड आपका, ठीक है। और वेटेज याद रखिएगा, डॉलर का वेटेज ज़्यादा है, फिर यूरो का वेटेज ज़्यादा है, वेटेज के हिसाब से आप याद रखिएगा जरूर। और ये करेंसी नहीं पता होना चाहिए।
अच्छा, एसडीआर को आप फॉरेक्स मार्केट में बेच नहीं सकते हैं, ठीक है, ये ट्रेड नहीं होता है, तो एसडीआर इज नॉन ट्रेडेबल, ये बात पता होना चाहिए, ठीक है, बट इट कैन बी एक्सचेंज फॉर नेशनल करेंसीज, ठीक है, और हर 5 साल में एसडीआर को रिव्यू किया जाता है, ये बात पता होना चाहिए। अब हम लोग आईएमएफ का कोटा देखेंगे बेसिकली। तो याद रखिएगा कि आईएमएफ का कोटा के बारे में हमें ये पता होना चाहिए कि पेबल पार्शियली इन एसडीआर एंड पार्शियली इन मेंबर्स ओन करेंसी, ठीक है, 75:25 का रेशियो है कि 75% जो होता है आईएमएफ का कोटा में, कि 75% जो है वो पेबल होगा एसडीआर में और 25% पेबल होगा मेंबर्स ओन करेंसी में। ये बात आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। जनरली 75:25 का जो रेशियो है, मतलब बेसिकली पता ही रहता है लोगों को, पर एग्जाम टाइम हम लोग भूल जाएंगे, तो इसीलिए बेसिकली एक बार ध्यान से इसे पढ़ लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अच्छा, एक सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट आईएमएफ के बारे में पता होना चाहिए, दैट इज रिवर्स ट्रांसपोजिशन के बारे में, ठीक है। 2 फैक्टर के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए क्या होता है, आरटीपी आपने सुना होगा, रिवर्स ट्रांसपोजिशन, ऑलरेडी यूपीएससी में पूछा भी गया था बहुत पहले क्वेश्चन कि आरटीपी क्या चीज़ से एसोसिएटेड है। यूपीएससी ने बस इतना सा पूछा था कि आरटीपी क्या चीज़ से एसोसिएटेड है, कि वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, ऐसा करके यूपीएससी ने क्वेश्चन दिया था। बट अब इसे डिटेल में पढ़ना होगा कि रिवर्स ट्रांसपोजिशन क्या है, क्योंकि एक बार क्वेश्चन आ गया तो आने वाले टाइम पे यूपीएससी रिवर्स ट्रांसपोजिशन के ऊपर में डिटेल में पूछ सकता है। तो ये बेसिकली एक तरीके का इमरजेंसी मनी है दैट कंट्री कैन एक्सेस फ्रॉम आईएमएफ। अचानक से आपको बहुत ज़्यादा पैसे की जरूरत पड़ी, कंट्री के टर्म्स में बता रहा हूँ, कंट्री को बहुत ज़्यादा अचानक से बहुत पैसे की जरूरत पड़ गई, इमरजेंसी मनी चाहिए, और उसे क्या, वो उस टाइम पे क्या करेगा, तो वो आईएमएफ के पास में जाकर के लोन ले सकता है उस टाइम पे, तो इमरजेंसी मनी होता है। बट इसके कुछ कुछ कंडीशंस है, मतलब कुछ कुछ इसमें कंडीशंस नहीं है, उल्टा मैं कह रहा हूँ। विदाउट ऑब्लाइजिंग टर्म्स एंड कंडीशंस, आपको कोई टर्म्स एंड कंडीशंस पालन करने की जरूरत नहीं है। विदाउट इंटरेस्ट, आपको इंटरेस्ट देने की भी जरूरत नहीं है। विदाउट एनी स्पेसिफिक रिटर्न पीरियड, और कोई रिटर्न पीरियड भी नहीं है कि आपको कितने समय के अंदर में पैसा रिटर्न करना है, आप आराम से लोन ले ले रहे हैं विदाउट एनी कंडीशंस, विदाउट एनी इंटरेस्ट और विदाउट एनी स्पेसिफिक रिटर्न पीरियड। तो इससे बेटर क्या हो सकता है? देखिए, 2 तरीका का चीज होता है, एज इन क्रेडिट ट्रांच वेयर इट इज 3 years, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है कि रिवर्स ट्रांसपोजिशन हमने पढ़ा, और एक होता है आपका क्रेडिट ट्रांस। तो क्रेडिट ट्रांस के केस में क्या होता है कि वहां पे बेसिकली आपको 3 साल के अंदर अंदर रिटर्न करना होगा पैसा, ठीक है। बट जब हम लोग आरटीपी के केस में देखते हैं, तो आरटीपी के केस में कोई रिटर्न पीरियड नहीं होता कि कितने समय के अंदर आप लोन लेते हैं अगर आईएमएफ से, तो कितने समय के अंदर आपको उस लोन को रीपे करना होता है। तो यहाँ पे कोई बेसिकली रिटर्न पीरियड का प्रोविजन नहीं है। बट जब क्रेडिट ट्रांस के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो वहाँ पे 3 साल का रिटर्न पीरियड होता है कि अगर आप लोन लिया आईएमएफ से, तो बेसिकली आपको 3 साल के अंदर पैसा चुकाना होगा आईएमएफ को, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, आरटीपी बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले टर्म्स पे पक्का आरटीपी के ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्योंकि यूपीएससी डिटेल में पूछेगा आईएमएफ के बारे में, तो उसके पास पूछने के लिए और कुछ बचा नहीं है। तो घूम फिर करके वो रिवर्स ट्रांसपोजिशन, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, यही सब टॉपिक्स मिलते हैं पूछने के लिए। तो क्या है, बेसिकली इमरजेंसी मनी है, बिना कोई टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो किए हुए, बिना कोई इंटरेस्ट के, ठीक है, विदाउट एनी स्पेसिफिक रिटर्न पीरियड आप लोन ले सकते हैं आईएमएफ से। अच्छा, रिवर्स ट्रांस जो होता है उसे फैसिलिटी है फर्स्ट रिजॉर्ट कहते हैं, बात ध्यान रखिएगा, फर्स्ट रिजॉर्ट, ठीक है। मीन्स इट इज यूज्ड ऑन शॉर्ट नोटिस बिफोर सीकिंग फॉर्मल लोन। इसका मतलब क्या है कि जब आप रिवर्स ट्रांसपोजिशन में आप लोन लेते हैं बेसिकली आईएमएफ से, तो उसे फर्स्ट रिजॉर्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि फॉर्मल लोन लेने से पहले, ठीक है, शॉर्ट नोटिस का पीरियड दे करके आप लोन उठा लेते हैं आईएमएफ से, तो इसीलिए ये आरटीपी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये एक और फैक्टर है। अच्छा, आईएमएफ के बारे में एक और चीज याद रखिएगा कि इंडिया जो है वो 8th लार्जेस्ट शेयर होल्डर है आईएमएफ का, ये बात आपको पता होना चाहिए आईएमएफ के बारे में, कि 8th लार्जेस्ट शेयर होल्डर इज इंडिया, ठीक है, आईएमएफ में। अच्छा, आईएमएफ लेंडिंग और फैसिलिटीज के बारे में कुछ कुछ आप जान लीजिएगा कि आईएमएफ जो है वो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा नहीं देता है, कि जैसे वर्ल्ड बैंक तो फिर भी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा दे देता है। मान लीजिए आपको कुछ हाईवे बनाना है या फिर कुछ बनाना है, तो कंट्री जाकर के लोन मांग रही है आईएमएफ से कि मेरे को ये प्रोजेक्ट में, ये मेरे को 2000 करोड़ का लगेगा, इसमें तो मुझे दे दो। तो आईएमएफ ऐसे लोन नहीं देता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट को मेंटेन करने के लिए लोन देता है, कोई इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स के लिए लोन नहीं देता है। सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पता होना चाहिए, डज नॉट। मतलब यूपीएससी सीधा बोलेगा कि आईएमएफ लैंड फॉर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स, यही स्टेटमेंट बन करके आएगा, और हम लोग ध्यान देंगे नहीं, एग्जाम के प्रश्न में उस स्टेटमेंट को राइट कर देंगे। आईएमएफ लेंड्स ओनली टू मेंबर कंट्रीज, याद रखिएगा, नॉन मेंबर कंट्रीज को आईएमएफ लोन नहीं देता है। आईएमएफ का अगर आप मेंबर है तभी आपको, कंट्री अगर आईएमएफ की मेंबर है तो तभी कंट्री को लोन मिलेगा, और आईएमएफ हमेशा कंडीशन के साथ में लोन देता है। तो एक कंडीशनैलिटी का पॉइंट है, अभी हम लोग देखेंगे आने वाले स्लाइड्स में, वॉशिंगटन कॉन्सेंसस जिसे कहते हैं। तो कंडीशंस के साथ में ही आईएमएफ हमेशा लोन देगा, ठीक है। ऐसा विदाउट कंडीशंस आईएमएफ जनरली लोन नहीं देता है, वो आरटीपी का कंडीशन छोड़ दीजिए, उसके अलावा आईएमएफ हमेशा लोन कंडीशंस के हिसाब से ही देगा। IMF lends not only during crisis but also before crisis to prevent them। जरूरी नहीं है कि क्राइसिस आ रहा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस आ गया तभी आईएमएफ जाकर के लोन दे कि भाई अब लोन ले ले, कि अब आप तुम्हारा बैलेंस ऑफ पेमेंट नहीं मैच कर रहा है बैलेंस शीट में, ठीक है, बेसिकली मान लीजिए। बट आईएमएफ जो है वो मतलब क्राइसिस आने से पहले भी लोन प्रोवाइड करता है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। जनरली यूपीएससी दे देगा कि आफ्टर क्राइसिस बेसिकली लोन प्रोवाइड करता है, बिफोर क्राइसिस नहीं देता है, तो वहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा अगर हमने ढंग से पढ़ के नहीं रखा है तो।
अब कुछ कुछ चीज़ें ये पता होना चाहिए कि आईएमएफ जो है वो कंसेशनल लोन भी देता है और साथ ही साथ नॉन कंसेशनल लोन भी देता है। सुपर इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ये वाला अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि क्वेश्चन आएगा तो इस स्लाइड से आने का हाई प्रोबेबिलिटी, क्योंकि और जनरली कुछ एरिया बचे नहीं है आईएमएफ से जहाँ पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो कंसेशनल लोन का मतलब क्या होता है? कंसेशनल लोन का बेसिकली मतलब होता है कि गरीब देशों को मतलब थोड़ा कंसेशन में लोन प्रोवाइड कर देता है। और नॉन कंसेशनल क्या होता है कि आप कंसेशन नहीं दे रहे हैं, कोई भी चीज़ का छूट नहीं दे रहे बेसिकली। तो मान लीजिए लोन के लिए नॉन कंसेशनल लोन अप्लाई करें तो आईएमएफ बोल दिया मुझे इतना ही चाहिए तो उतना में ही लोन देगा, उतनी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देगा। बट कंसेशनल लोन में थोड़ा बहुत छूट देकर के भी आईएमएफ लोन दे देता है। अगर गरीब देश हैं, कोई पॉवर्टी रिडक्शन, हमने पढ़ा भी था पॉवर्टी रिडक्शन, एम्प्लॉयमेंट जैसी सुविधाओं जैसी समस्याओं को ये क्या कहते हैं टैकल करना भी आईएमएफ का वन ऑफ द फंक्शंस होता है। और वो कैसे करता है आईएमएफ? कंसेशनल और नॉन कंसेशनल लोन प्रोवाइड करके। तो कंसेशनल लोन में एक टर्म है, यूपीएससी पूछेगा तो बहुत डीप में नहीं पूछने वाला, बट यूपीएससी बस एक चीज पूछेगा कि पीआरजीएफ जो है वो किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में मेंशन्ड है, पॉवर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ फैसिलिटी, ये जो टर्म है, ठीक है, इट कम्स अंडर आईएमएफ, पता होना चाहिए। तो बेसिकली पीआरजीएफ का मतलब क्या होता है? लो इनकम कंट्रीज को कंसेशनल लोन प्रोवाइड करना, ठीक है, ताकि पॉवर्टी रिडक्शन ये सब की समस्याओं को दूर किया जा सके। एक और चीज पता होना चाहिए, एक्सोजेनस शॉक फैसिलिटी क्या चीज से एसोसिएटेड है। ये सब जितने भी क्वेश्चंस आएंगे ना सिंगल लाइनर बन करके आएंगे कि एक्सोजेनस शॉक फैसिलिटी क्या चीज से एसोसिएटेड है, स्टैंड बाय एग्रीमेंट किससे एसोसिएटेड है, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी क्या चीज से एसोसिएटेड है। तो आपको इसमें ये पता होना चाहिए कि इट इज एसोसिएटेड विद आईएमएफ और इसका बेसिकली फंक्शन क्या है, ठीक है। तो एक्सोजेनस शॉक फैसिलिटी का भी यही फंक्शन है कि बेसिकली लो इनकम कंट्रीज को कंसेशनल लोन प्रोवाइड करता है आईएमएफ। तो ये आपका कंसेशनल लोन के टाइप्स हो गए। नॉन कंसेशनल लोन में बेसिकली हम लोग को पढ़ना है स्टैंड बाय एग्रीमेंट और एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। तो नॉन कंसेशनल लोन में आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि जनरल रिसोर्स अकाउंट क्रेडिट एक ग्रैक अकाउंट होता है, ठीक है। तो बेसिकली एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, यूपीएससी ये पूछ सकता है कि ग्रैक अकाउंट जो होता है क्या क्या चीज में मेंशन है। तो इट इज मेंशनड इन आईएमएफ। आईएमएफ का नॉन कंसेशनल लोन के साथ में डील करता है, ठीक है, कि यहाँ पे आपको कोई कंसेशन दिया नहीं जाता है। तो स्टैंड बाय एग्रीमेंट क्या होता है? स्टैंड बाय एग्रीमेंट और एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, दो तरीके के फंड्स है इसमें बेसिकली। और भी बहुत तरीके के फंड्स होते हैं, 3-4 तरीके के और है, बट वो सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जनरली ये 3-4 ही क्वेश्चंस बनते हैं जिससे यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा अगर आने वाले टाइम पे आईएमएफ के ऊपर क्वेश्चन आया तो स्टैंड बाय एग्रीमेंट जो है बेसिकली उसका पर्पस है कि वो नॉन कंसेशनल लोन प्रोवाइड करता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट का अगर क्राइसिस होता है, कोई कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस हो गया और कंट्रीज को अचानक से पैसे की जरूरत है, तो उस टाइम पे कंट्रीज स्टैंड बाय एग्रीमेंट के तहत में लोन ले सकती है आईएमएफ से जाकर के। बट यहाँ पे जो आईएमएफ लोन प्रोवाइड करता है वो शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म के लिए लोन प्रोवाइड करता है, बस ध्यान रखिएगा। बट जब एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी में आईएमएफ लोन प्रोवाइड करता है तो वो लॉन्ग टर्म कंसेशनल लोन देता है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को मेंटेन करने के लिए। तो स्टैंड बाय एग्रीमेंट और आपका एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के बीच में क्या डिफरेंस है? स्टैंड बाय एग्रीमेंट में जो आईएमएफ लोन प्रोवाइड कर रहा है वो बेसिकली शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म बीओपी क्राइसिस को क्राइसिस से कंट्रीज को बचाने के लिए प्रोवाइड करता है। बट जब एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी में आईएमएफ लोन प्रोवाइड करता है तो उस केस में वो लॉन्ग टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से बचाने के लिए नॉन कंसेशनल लोन प्रोवाइड करता है। और ग्रैक अकाउंट के बारे में भूलिएगा मत, इट इज एसोसिएटेड विद नॉन कंसेशनल लोन ऑफ आईएमएफ, ठीक है। और कंसेशनल लोन में हमने पीआरजीएफ के बारे में पढ़ा और साथ ही साथ हमने एक्सोजेनस शॉक फैसिलिटी के ईएसएफ के बारे में पढ़ा। तो ये कंसेशनल नॉन कंसेशनल लोन के बारे में आपको पता होना चाहिए। एक वॉशिंगटन कंसेशनस एग्जाम में आ सकता है कि वॉशिंगटन कंसेंसस क्या चीज से एसोसिएटेड है। तो याद रखिएगा इट इज एसोसिएटेड विद आईएमएफ। इसको कंडीशनैलिटीज भी कहते हैं। रीजन बीइंग सेट ऑफ पॉलिसीज है दैट कंट्रीज नीड टू फॉलो इफ दे वांट टू बेसिकली गेट फंड्स फ्रॉम आईएमएफ। अगर आईएमएफ से आपको लोन लेना है तो आपको कुछ कंडीशंस फॉलो करने होंगे। अगर आप कंडीशंस फॉलो करेंगे तभी जाकर के आईएमएफ आपको लोन देगा। ये वॉशिंगटन कंसेंसस से आया था ये वाला पॉइंट, तो इसीलिए इसको कंडीशनैलिटी बोलते हैं, पता होना चाहिए कि इट इज एसोसिएटेड विद आईएमएफ। यूपीएससी सीधा एक लाइन में देगा कि वॉशिंगटन कंसेंसस क्या चीज से एसोसिएटेड है, G20, AIIB, वर्ल्ड बैंक या फिर आईएमएफ, ऐसा करके क्वेश्चन आएगा। अच्छा, न्यू नैब और गैप होता था, अब ये डिसकंटिन्यू हो गया, तो ये पढ़ कर कोई सेंस नहीं, कभी क्वेश्चन नहीं आने वाला। आईएमएफ की रिपोर्ट्स के बारे में देख लेंगे, दो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स। वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? यूपीएससी का फेवरेट है ये सब रिपोर्ट्स। तो ऐसे भी मैं 50-60 रिपोर्ट्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट, वो मैं कवर करवाऊंगा आपको, क्योंकि हर साल रिपोर्ट के ऊपर एक क्वेश्चन आना फिक्स है। कोई भी साल का पेपर उठा लीजिए, 2 नंबर आपको फ्री फंड के मिल जाते हैं रिपोर्ट्स अगर आपने अच्छे से पढ़ा तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की रिपोर्ट जो है वो आईएमएफ पब्लिश करता है। वर्ल्ड ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो है वो एक साल में 2 बार पब्लिश किया जाता है और उसे भी आईएमएफ पब्लिश करता है, बात आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब यूपीएससी की में क्या क्वेश्चन आया था वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए यूपीएससी का ये क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था आरटीपी के बारे में यूपीएससी ने पूछा था कि गोल्ड ट्रांच या फिर जो रिवर्स ट्रांच है वो क्या चीज से एसोसिएटेड है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है ये, तो नॉर्मल सा बात है। क्रेडिट सिस्टम ग्रांटेड बाय आईएमएफ टू इट्स मेंबर, तो इसमें कुछ पढ़ने का ही नहीं, ठीक है, इजी क्वेश्चन था। वर्ल्ड बैंक होगा नहीं, सेंट्रल बैंक होगा नहीं, डब्ल्यूटीओ होगा नहीं, आईएमएफ। अब इसमें से आपको क्या पता चला कि मुझे वर्ल्ड बैंक पढ़ना है, मुझे सेंट्रल बैंक तो चलिए पढ़ के कोई फायदा नहीं है, मतलब सेंट्रल बैंक पढ़ के फायदा है, सॉरी, मैं मुझे कॉमर्शियल बैंक लगाइए। तो सेंट्रल बैंक आरबीआई के बारे में आपको पढ़ना होगा अच्छे से और डब्ल्यूटीओ पढ़ना होगा। तो ये 3 टॉपिक यहाँ आपको और अच्छे से पढ़ना होगा। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, आईएमएफसी के बारे में यूपीएससी ने पूछा था कि
IMFC जो है अभी हमने देखा था, मिनिस्ट्रियल कमेटी जो होता है IMF का, उसके अंदर दो कमिटीज हैं बेसिकली, एक होता है IMFC और दूसरा होता है डेवलपमेंट कमेटी। डेवलपमेंट कमेटी में हमने क्या देखा था कि डेवलपमेंट कमेटी में वर्ल्ड बैंक जो है वो मेंबर है, बट IMFC में वर्ल्ड बैंक इज ऑब्जर्वर। देखिए, तो यहाँ पे यूपीएससी पूछ रहा है कि IMFC जो है डिस्कस करता है मैटर्स ऑफ कंसर्न अफेक्टिंग द ग्लोबल इकोनॉमी एंड एडवाइजेस द ये ऑन द डायरेक्शन ऑफ इट्स वर्क। होता होगा, बहुत जनरल स्टेटमेंट है, बहुत ज़्यादा जनरल स्टेटमेंट है कि डिस्कसेस मैटर। अब यार डिस्कस कर रहा है तो कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, हर दिन हज़ारों लोग हज़ारों चीज़ें डिस्कस करते हैं, तो अगर डिस्कशन कर ही रहा है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं लग रही, आपको लगेगा कि हाँ पहला स्टेटमेंट राइट है, बहुत जनरल स्टेटमेंट लगेगा। दूसरा स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे तो वर्ल्ड बैंक पार्टिसिपेट्स एज ऑब्जर्वर इन IMFC मीटिंग्स। अब यहाँ पे वर्ल्ड बैंक पार्टिसिपेट करता है कि नहीं करता है, कंफ्यूजन हो रहा होगा। अगर आप जनरल स्टेटमेंट में देखेंगे बोलेगा ऑब्जर्वर के रूप में अगर पार्टिसिपेट कर रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ऑब्जर्व कर रहा होगा, कर ही सकता है। एज ए मेंबर अगर दिया था तो तभी मन में संकोच आता है कि उसे मार्क करना है कि नहीं करना है। तो पहला स्टेटमेंट तो आप डिड्यूस कर लेते हैं, सेकंड स्टेटमेंट थोड़ा सा रिस्क था, बट इसका आंसर बोथ 1 and 2 है। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा करके और थोड़ा सा ट्रिक्स यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता था, वरना कोई भी इंसान पढ़ा हुआ नहीं है। देखिए अब कोचिंग के मटेरियल्स में ना ये वाला फैक्ट अपडेट हो गया, ठीक है, मैंने भी अपनी स्लाइड में अपडेट कर दिया। यहाँ पे देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने अपडेट किया कि वर्ल्ड बैंक इज ऑब्जर्वर, वर्ल्ड बैंक इज मेंबर। मैंने इसलिए अपडेट नहीं किया क्योंकि मुझे पता था कि ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यूपीएससी ने ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ लिया इसके ऊपर में, इसके उसके बाद मैंने ये फैक्ट अपडेट किया है, ठीक है। कोचिंग मटेरियल जितने भी बनेंगे उसमें ये फैक्ट अपडेट होकर के आएगा, फिर कोचिंग वाले बोलेंगे बैठ करके कि हमारे मटेरियल से क्वेश्चन आया, नहीं आता है। जिस साल यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था ये वाला, जिस साल यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था उस साल बिलीव कीजिए किसी को नहीं आता था, किसी ने नहीं पढ़ा था कि वर्ल्ड बैंक ऑब्जर्वर के रूप में पार्टिसिपेट करता है कि नहीं, वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट कमेटी का मेंबर है कि नहीं, किसी को नहीं पता था। अब मटेरियल्स अपडेट हो जाएंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऑलरेडी मटेरियल्स में वो सब चीज़ कवर होता है। तो ये क्वेश्चन 90% लोगों का रॉन्ग हुआ था, 90 से 95% लोगों का आराम से रॉन्ग हुआ था, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। ऐसे क्वेश्चन स्किप करने के होते हैं, और या तो आप इंटेलिजेंट गेसिंग मार्क करके इस क्वेश्चन को कर सकते हैं सॉल्व, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ IMF, ये यूपीएससी का एक और क्वेश्चन है कि इसमें से कौन है जो IMF का, इसमें से क्या क्या फंक्शन नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि प्रोमोट इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉपरेशन, ठीक है, करता है। प्रोमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इन द डेवलपिंग कंट्रीज, ये आपका बेसिकली वर्ल्ड बैंक का फंक्शन है। तभी मैंने कहा था कि जितने भी रोल्स हैं और फंक्शंस हैं IMF के, वो हमें डीप में पढ़ना होगा, क्योंकि कभी ना कभी फंक्शंस के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद में प्रोमोट एक्सचेंज स्टेबिलिटी अमंग इट्स मेंबर, ये भी फंक्शन है IMF का, ही पता होता है हम लोग को। तो यहाँ पे देखिए क्यों ऐसा ऐसा क्यों होता है, प्रोमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इन द डेवलपिंग कंट्रीज, क्यों? क्योंकि IMF जो है बेसिकली लोन प्रोवाइड करता है बैलेंस ऑफ पेमेंट को क्राइसिस से बचाने के लिए या फिर ट्रेड रेट को प्रमोट करने के लिए। प्लस मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था कि IMF कोई एक्सक्लूसिवली एक कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स के लिए लोन नहीं देता है। तो अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है एक जगह का, या फिर कुछ रिफॉर्म्स लेकर के आना है, कुछ पर्टिकुलरली एक एरिया से एसोसिएटेड है वो, तो उस केस में IMF लोन प्रोवाइड नहीं करेगा, और पता होना चाहिए। ये सब काम वर्ल्ड बैंक का होता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका अगर 2 गया तो यहाँ से 2 ये गया, ये 2 गया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है, 1 and 3 ओनली। तो ये बात पता होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ IMF, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉपरेशन को प्रमोट करना और साथ ही साथ एक्सचेंज स्टेबिलिटी को मेंटेन करना, दोनों फंक्शन होता है IMF का। इसी के साथ दोस्तों हमने ये IMF का सीरीज मतलब IMF का जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। और IMF को थोड़ा सीरियसली पढ़िएगा दोस्तों, मैं जनरली बोलता नहीं हूँ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, बट IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, WTO हो गया, ये सब टॉपिक्स को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपको ये IMF का नोट्स चाहिए तो आप ये टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, व्योदम IAS के टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसका टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और कमेंट्स करके आप मुझे जरूर बताइएगा कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं, और अगर आपको कुछ भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। थैंक यू, फिर इसके साथ हम लोग दूसरे लेक्चर में मिलते हैं।